सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी साथियों। तो आइए क्लासेस की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हैं साथियों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक मोनोलॉग जो बहुत ही फेमस है और आपके कई सारे एग्ज़ाम्स में वो पूछा जाता है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो या फिर जीआईसी लेक्चरर हो या फिर ईएमआरएस हो, ठीक है, आदि आदि तमाम सारे एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। माई लास्ट टचेस साथियों, माई लास्ट टचेस, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले, क्योंकि पोएम थोड़ा सा लंबी है, हम डिले नहीं करते, आइए सीधे फोकस करते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों डचेस अपने आप में फेमिनाइन है, किसका? ड्यूक का, ठीक है। ड्यूक अपने आप में सामंत मिडिवल एज का ये वर्ड है, देखा जाए तो ड्यूक पदवी होती थी, सामंत जिसे कहते हैं आप, ठीक है। माई लास्ट डचेस साथियों, फेरारा। अगर मैं बात करता हूँ ये फेरारा क्या है? फेरारा इज एन एंसेंट सिटी इन इटली ड्यूरिंग द रेनेसा। ये एक एंसेंट सिटी है, प्राचीन शहर है साथियों, ठीक है, इटली का इटली का एक एंसेंट सिटी है। रेनेसेंस पीरियड में हुआ क्या था? वंस दिस सिटी फेरारा was ruled by a jealous and cruel duke। इसमें एक जेलस और क्रूअल ड्यूक, ठीक है, रहता था, रूल करता था। who ordered his men to put his wife to death। जिसने आदेश दिया अपने लोगों को, अपने सैनिकों को या अपने जो भी रहे हों उसके अटेंडेंट्स, कि उसकी पत्नी को वो मृत्युदंड दे दे। बिकॉज शी वॉज इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग एट एंड थैंकिंग एनीवन फॉर हिज काइंड एक्ट ऑफ कर्टसी। क्योंकि वो उसकी पत्नी इतनी विनम्र थी कि कोई भी व्यक्ति से बात करते समय वो मुस्कुरा देती थी, किसी के उदारता पूर्वक किए गए कार्य को बहुत ही स्माइल देती थी, ठीक है, वो उसका नेचर था। तो दैट वाज अ ट्रू स्टोरी। हुआ क्या? तो सो रॉबर्ट ब्राउनिंग विजिटेड इटली एंड हर्ड दिस स्टोरी। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक बार इटली विजिट किया और उसने उस फेरारा के ड्यूक की स्टोरी को सुना। एंड ही रोट अ मोनोलॉग डिस्क्राइबिंग ड्यूक्स नेचर एंड डचेस करेक्टर। ड्यूक का नेचर, डचेस का करेक्टर डिस्क्राइब करने के लिए उसने ये पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल में लिख दिया, ठीक है साथियों। सो अब क्या है? अब वो ड्यूक एक विडोअर है। ये जो ड्यूक ऑफ फेरारा है, ही इज अ विडोअर, अब एक विधुर व्यक्ति है। एंड ही वांटेड टू मैरी अगेन, अब वो दोबारा शादी करना चाहता है। सो ए काउंट्स मैसेंजर, उसके पड़ोसी, काउंट माने भी वही होता है साथियों, पदवी है, जैसे ड्यूक है वैसे काउंट है। एक काउंट का इनवॉय यानी दूत, एक दूत आया हुआ है, पड़ोसी जागीर का, के जमींदार का एक दूत आया हुआ है अपने ड्यूक के, अपने मालिक की बेटी का रिश्ता लेकर के, उसे विवाह का प्रस्ताव लेकर के। काउंट्स मैसेंजर हैज अराइव्ड विद ए प्रपोजल ऑफ मैरिज ऑफ हिज मास्टर्स डॉटर, ठीक है। तो किस तरह से ड्यूक ऑफ फेरारा किस तरह से उससे बात करता है। और साथियों देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये पोएम बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से आप में से अगर लड़कों की शादियां नहीं हुई अभी लड़कों की आप में से किसी की शादी नहीं हुई तो इसको पढ़ लीजिएगा, दहेज मांगने के काम आएगा, ठीक है। और मुझे भी इनवाइट करिएगा आप अपनी शादी में, जल्दी से नौकरी ले लीजिए, ठीक है। खैर ठीक है, इतना खुश मत होइए, दहेज लेना बुरी बात है, ठीक। चलिए साथियों, कोई बात नहीं, आइए सीधे फोकस करते हैं। तो एक बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। माई लास्ट डचेस, लास्ट क्यों है? बिकॉज डचेस इज नो मोर, क्योंकि अब वो डचेस इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, इसलिए ये लास्ट लिखा हुआ है। मेरी पूर्व पत्नी आप कह सकते हैं। देखिएगा, बड़ा मजा आएगा पोएम पढ़ने में, ठीक है। इसको लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं और साथ साथ देखिएगा कैसे साइकोलॉजिकल इंसाइट, कैसे ड्यूक का कैरेक्टर
सामने आता है और डचेस का कैरेक्टर कैसे सामने आता है, इस मोनोलॉग स्टाइल में कितनी खूबसूरती से रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसको, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स दोनों के उजागर किए हैं। डचेस का कैरेक्टर जो अब नहीं है इस दुनिया में, एंड द कैरेक्टर ऑफ ड्यूक, द नेचर ऑफ ड्यूक हु इज जस्ट इन ए मोनोलॉग स्टाइल, ही इज स्पीकिंग थ्रू आउट। ठीक है, देखते हैं। तो दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। एक मैं आपको थोड़ा सा पोर्ट्रेट ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये ड्यूक है और किस तरह से ये चित्रित है दीवार पर, ठीक है, डचेस का पोर्ट्रेट, और ये इस पर्दे को, कर्टन को खोल रहा है। आइए देखते हैं। सामने कौन है, लिसनर कौन है, लिसनर है पड़ोस के काउंट का इनवॉय, दूत, जो अपने मालिक की बेटी का रिश्ता लेकर के आया है इस ड्यूक के लिए। ठीक है, दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। देखिए, दैट्स माई लास्ट डचेस, ये है मेरी लास्ट पूर्व पत्नी, पेंटेड, जो चित्रित है, ऑन द वॉल, जो दीवार पर पेंटेड है। दिस इज माई लास्ट वाइफ, ये मेरी पूर्व पत्नी है। कैसे कह रहा है, इस तरह से दिखा रहा है। और साथियों, हम किसी का फोटो कैसे क्यों दिखाते हैं, कब दिखाते हैं, जनरली जब कोई चीज बहुत सुंदर होती है, वो ये दिखाना चाह रहा है। देखिए, पहली लाइन से ही ड्रामेटिक स्टाइल है और इंटेंशन ड्यूक का कैसा है जरा समझ लीजिए। ये है मेरी पूर्व पत्नी, पेंटेड ऑन द वॉल, ये चित्रित है ऑन द वॉल, दीवार पर, लुकिंग, दिख रही है, एज इफ, मानो कि सी वर अलाइव, मानो जिंदा हो, ऐसे चित्रित है मानो कि बिल्कुल सजीव खड़ी हो, एकदम जीवित अवस्था में हो। सो सी लुक्स एज इफ सी वर अलाइव। आई कॉल, मैं कॉल, पुकारता हूं, मैं कहता हूं, दैट पीस, इस कला के इस नमूने को, ए वंडर, दैट इज अ वेरी वंडरफुल पोर्ट्रेट, ये कला का अपने आप में अद्भुत नमूना है। ड्यूक दिखा रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें मेरे यहाँ ही मिल सकती हैं। ठीक है, आर्ट का अपने आप में, दैट इज अ वेरी पर्टिकुलर पेक्यूलियर पीस ऑफ आर्ट, कला का बहुत बेहतरीन नमूना है ये। नाउ अब फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स, बड़े ध्यान से समझिएगा, साइकोलॉजिकल इंसाइट है साथियों, है ना, और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी जरा ध्यान रखिएगा, है ना। फ्रा पेंडोल्फ, पेंटर का जिक्र किस पोएम में आता है साथियों, ठीक है, तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स भी बन जाते हैं। तो व्हेन वी गो थ्रू द टेक्स्ट, है ना, एक हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अपने आप तैयार हो जाते हैं, उन्हें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर उन चीजों को आप इत्मीनान से पढ़ लेंगे। फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड, दिस इज एन इमेजिनरी नेम ऑफ ए पेंटर, ये एक पेंटर का इमेजिनरी नेम है। अब ध्यान से समझिएगा। द ड्यूक, फ्रा, अपने आप में साथियों फ्रा का अर्थ होता है मॉन्क, एक मॉन्क, भिक्षुक कह सकते हैं आप, ठीक है, मॉन्क, यानी द ड्यूक इंगेज्ड ए मॉन्क, ड्यूक ने एक मॉन्क को इंगेज किया टू पेंट द पोर्ट्रेट, लेडी का, डचेस का पोर्ट्रेट बनाने के लिए। अब ये पोर्ट्रेट मरने के बाद तो बना नहीं था, जब डचेस जिंदा थी, ठीक है, सीधे लाइव चित्रण होता था, आप सामने बैठे हैं और एक जो आर्टिस्ट है वो आपका पोर्ट्रेट बना रहा है। तो द ड्यूक इंटेंशनली इंगेज्ड ए मॉन्क टू पेंट द पोर्ट्रेट टू avoid the possibility of an affair between the painter and the duchess, उसने जानबूझ करके एक भिक्षुक को लगाया ताकि कहीं ऐसा ना हो लेडी और उस पेंटर का कोई अफेयर डेवलप हो जाए, इसलिए उसने जानबूझ करके किसको लगाया साथियों, एक मॉन्क को। दिस इज आल्सो द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो he wanted to avoid the possibility of an affair between duchess and the painter.
अगेन फिर से अगर मैं कहूं, द डेलिबरेट मेंशन ऑफ द आर्टिस्ट नेम इंडिकेट्स दैट ओनली सच अ ग्रेट आर्टिस्ट कुड कैप्चर द वेरी इंटेंसिटी ऑफ द डचेस ब्यूटी। केवल इतना महान आर्टिस्ट ही डचेस की खूबसूरती को दीवार पर उकेर सकता था अपने पेंट और ब्रश के माध्यम से, दूसरे में हिम्मत नहीं थी। तो फ्रा पेंडाल्फ ने बनाया इसको, इंटेंशनली नाम बता रहा है ना। अगर आपके घर में कोई एक पेंटिंग हो और किसी मशहूर पेंटर की हो, तो देखने वाले से आप ये जरूर बताएंगे एम.एफ. हुसैन ने बनाया है सर, ये पेंटिंग बहुत महंगी है। सो इंटेंशनली द ड्यूक मेंशंस द नेम। तो फ्रा पेंडाल्फ हैंड्स, फ्रा पेंडाल्फ के हाथों ने वर्कड काम किया, बिजली ए डे, पूरा दिन काम किया था। एंड देयर सी स्टैंड, और देखिए सी स्टैंड्स कैसे खड़ी है ये, एज इफ शी वर अलाइव, मानो जीवित हो। कितनी खूबसूरत तस्वीर बनी है। विल इट प्लीज यू सिट, कोई बात नहीं, कृपया बैठिए बैठिए। ड्रामेटिक, ड्रामेटिक स्टाइल, ड्रामेटिक स्टाइल है साथियों, है ना। और मोनोलॉग है, बिकॉज अ स्पीकर इज स्पीकिंग थ्रू आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एन अनस्पोकन लिसनर, दैट इज वाई इट इज अ मोनोलॉग एंड देयर आर सम ड्रामेटिक एलिमेंट्स। हाँ हाँ उठिए उठिए, अरे बैठिए। सो दिस इज विल इट प्लीज यू सिट, हाँ हाँ कृपया बैठिए। एंड लुक एट हर, और जरा देखिए, देखिए इसको, बैठ जाइए आराम से, देखिए। आई सेड, अरे मैंने कहा, फ्रा पेंडाल्फ, फ्रा पेंडाल्फ ने, अगेन the repetition of the name of the same painter emphasizes that how the Duke is full of pride to have engaged such a great painter. By design, deliberately, intentionally, for never read strangers like you that pictures countenance। देखिए कहता है फॉर नेवर रीड, आई हैव नेवर अलाउड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, स्ट्रेंजर्स लाइक यू, मैंने आप जैसे अजनबी व्यक्ति को कभी अलाउ नहीं किया। ये तो आप हैं, वरना मैं किसी को अलाउ नहीं करता कि आए और लेडी को देखे। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स, क्योंकि I have never allowed strangers like you to study the pictured countenance। countenance माने होता है साथियों फेस, चेहरा। to see, देखने के लिए, to study the features of her painted face and the depth and passion of its earnest glance। और वो देखे the depth and passion, जो इसके चेहरे पर डेप्थ एंड पैशन और स्पॉट ऑफ जॉय है, उसे देखने के लिए मैं आप जैसे किसी अजनबी को अनुमति नहीं देता हूं। ये तो आप हैं, मैं इसलिए। सो फिर से देख लिए। सो फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, आई नेवर अलाउ, आई हैव नेवर अलाउड एनी स्ट्रेंजर लाइक यू, आपकी तरह की, दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, की इस पिक्चर्ड काउंटेनेंस, चेहरा देखिए, इस पिक्चर के तस्वीर के चेहरे को देखे। द डेप्थ, उसकी गहराई, एंड पैशन, पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, और ये जो ग्लैंस, ये जो दृष्टि है, ये जो पैशनेट नजरें हैं लेडी की, इसको देखने के लिए मैं किसी को अलाउ नहीं करता हूं। आई डोंट अलाउ एनी स्ट्रेंजर लाइक यू टू रीड the painted face and the flush of her deep and strong feeling reflected on her cheek। जो इसके गालों पर, जो इसकी दृष्टि पर जो पैशनेट लुक है, जो स्पॉट ऑफ जॉय है, उसको देखने की इजाजत मैं किसी को देता नहीं हूं। बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, सिंस, यहां से इसको अभी बात करते हैं, पहले यहां देखें। सिंस नन पुट्स बाई द कर्टेन, चूंकि नन कोई नहीं, पुट्स बाई द कर्टेन, कोई भी व्यक्ति पर्दा नहीं हटा सकता। आई हैव ड्रॉन, जो मैंने हटाया है, फॉर यू, आपके लिए, बट आई, केवल मैं ही।
ये पर्दा हटा रहा है, क्योंकि इसको, इस पर्दे को आई नेवर अलाउ एनीवन टू ड्रा द कर्टन फ्रॉम द लेडीज डचेस फेस। डचेस के चेहरे से कोई भी पर्दा नहीं हटा सकता, कोई भी नहीं देख सकता है। क्या है? ड्यूक का जेलस नेचर है, ड्यूक का जेलस नेचर यहां सामने आता है। ये जो पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस है, इसका क्या मतलब है? द इंटेंस एंड वार्म लुक, जो इंटेंस और वार्म लुक है इन द कीन आईज ऑफ द डचेस, डचेस की कीन आईज में। तो द डेप्थ एंड पैशन ऑफ द अर्नेस्ट ग्लैंड, बट टू माई सेल्फ they turned, since none puts by the curtain, चूंकि none puts by the curtain, none except the duke himself may draw aside the curtain from the picture to show it to visitors, visitors को दिखाने के लिए वो स्वयं ही इस पर्दे को हटाता है। and nobody is allowed to draw the curtain from the duchess face, but to myself they turned, बल्कि अगर कभी ऐसा हो गया, बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, इफ एनीबडी इज एबल टू सी आफ्टर आई ड्रा द कर्टन, एंड इफ समबडी इज एबल टू सी द फेस ऑफ द लेडी, द अर्नेस्ट ग्लैंस ऑफ द लेडी, अगर कोई देख पाता है लेडी के चेहरे को, तो द विजिटर्स टर्न्ड टू मी एज इफ टू आस्क, और अगर कभी किसी ने देख भी लिया, मैंने पर्दा हटा दिया और उसने देख लिया, तो वो जरूर मेरी तरफ मुड़ते हैं, एज इफ दे वांटेड टू आस्क, मानो कि वो मुझसे पूछने का प्रयास कर रहे हों। क्या? एज इफ दे टर्न टू आस्क, हाँ यहां तक हो गया। एंड सीम्ड, और प्रतीत होते हैं, एज दे वुड आस्क मी, मानो कि वो मुझसे पूछ रहे हों। क्या? इफ दे डस्ट, देखिए, इफ दे डस्ट, अगर उनकी हिम्मत पड़ी तो, एट फर्स्ट दे नेवर डेयर आस्क मी सच क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न कि ये लेडी के चेहरे पर ये स्पॉट ऑफ जॉय कहां से आया, ऐसा पूछने की हिम्मत पहले तो कोई करता नहीं है। लेकिन अगर किसी ने हिम्मत कर लिया तो, अगर किसी ने मुझसे ऐसे पूछने की हिम्मत कर लिया, क्या? इफ दे डस्ट, अगर किसी की हिम्मत पड़ भी गई, तो वो मानो कि वो मेरी तरफ मुड़ते हैं, मानो कि पूछ रहे हो। देखिए, खुद ही वो क्वेश्चन करता है, खुद ही आंसर देता है। दैट इज द मोनोलॉग स्टाइल। हाउ सच ए ग्लैंस केम देयर, कि ये हाउ सच ए ग्लैंस, ये अर्नेस्ट ग्लैंस कहां से आ गई डचेस के, फ्रॉम वेयर दिस इंटेंस एंड वार्म लुक इन द कीन आईज ऑफ डचेस हैज कम फ्रॉम, कहां से आ गई इस तरह की वार्म लुक, कहां से आ गई डचेस के चेहरे पर। हाउ सच ए ग्लैंस, कैसी ये दृष्टि केम देयर, वहां आ गई। सो नॉट द फर्स्ट, इसलिए भैया आप पहले नहीं हैं, यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, तो ऐसे मेरी तरफ मुड़ करके ये सवाल करने वाले आप पहले व्यक्ति नहीं हैं। यानी उस इन्वॉय ने भी मुड़ करके देखा, इसकी बातों से ही लग रहा है, एंड एज इफ ही वांटेड टू आस्क वेयर द स्पॉट ऑफ जॉय वेयर दिस इंटेंस कीन लुक हैज कम ऑन द डचेस चीक फ्रॉम, कहां से आई ऐसी इंटेंस लुक, कहां से आ गई डचेस के चेहरे पर। तो हाउ सच ए ग्लैंस केम देयर, ये ग्लैंस कहां से आ गई, दृष्टि कहां से आ गई। सो नॉट द फर्स्ट, आप पहले व्यक्ति नहीं हैं, आर यू टू टर्न, जो मेरी तरफ मुड़े, एंड आस्क दस, और उसने ऐसा पूछा। सो इन दिस स्टैंजा वी हैव सीन दैट देयर इज a Count Sinoy who has come with the proposal of marriage to the widower duke. The duke is very cruel, he has pride in possession. ठीक है, धीरे धीरे ये खुद ही अपना कैरेक्टर सामने ला देगा, और डचेस का भी कैरेक्टर ये सामने ला देगा। तो उसने इंटेंशनली मेंशन किया दैट फ्रा पेंडाल्फ्स हैंड्स बिजली ए डे, पूरा दिन फ्रा पेंडाल्फ जैसे एक महान कलाकार ने डचेस के इस पोर्ट्रेट को बनाया, और केवल ऐसे ही महान कलाकार ही डचेस के चेहरे को पेंट कर सकता था, उसकी रियल ब्यूटी को सामने ला सकता था।
और किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे अलावा कोई डचेस के पोर्ट्रेट के सामने से पर्दे को हटा ले, ये काम केवल मैं ही कर सकता हूं। और अगर कभी किसी को मैंने दिखाया भी, तो अगर किसी की हिम्मत पड़ी, पहले तो कोई पूछता नहीं है मुझसे, बट इफ एनीबडी डेयर्ड दे टर्न टू मी एंड आस्क एज इफ दे वांटेड टू आस्क वेयर द स्पॉट ऑफ जॉय हैज कम फ्रॉम ऑन द डचेस चीक। आगे बढ़ते हैं साथियों। सो चलिए इधर है, अब मैं इधर जरा पढ़ता हूं। सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली। अब क्या कहता है श्रीमान जी, इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, कि ये केवल उसकी पति की उपस्थिति के कारण था, यानी केवल मेरी उपस्थिति के कारण था, ऐसा नहीं है। इट वॉज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। दैट इट इज बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंस, कि ये केवल मेरी उपस्थिति के कारण है। दैट दिस स्पॉट ऑफ जॉय हैज कम ऑन द डचेस फेस। स्पॉट ऑफ जॉय, कुछ लोग हंसते हैं, उनके गालों पर डिंपल पड़ते हैं, ठीक है, दैट इज द स्पॉट ऑफ जॉय। सो तो केवल मेरी यानी उसके पति की उपस्थिति के कारण नहीं है जिसके ये स्पॉट ऑफ जॉय पड़ा। ओनली कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स ब्रॉट, जो लाया, दैट स्पॉट ऑफ जॉय, ये स्पॉट ऑफ जॉय, इनटू द डचेस चीक, डचेस के गालों पर ये स्पॉट ऑफ जॉय केवल मेरी उपस्थिति के कारण नहीं था। दैट व्हाइल द पेंटर वाज पेंटिंग आई पास्ड बाई, I happened to pass by, and seeing me, the duchess smiled, and the spot of joy came on her cheek. Perhaps, शायद, Fra Pendolf chanced to say, शायद Fra Pendolf ने इत्तिफाक से कह दिया होगा, शायद Fra Pendolf ने कह दिया होगा, while making her portrait, while making her पेंटिंग, फ्रा पेंडॉल्फ वुड हैव सेड, कह दिया होगा फ्रा पेंडॉल्फ ने, क्या? हर मेंटल लैप्स, लैप्स माने कवर्स, कि आपका जो मेंटल है, मेंटल आंचल आप कह सकते हैं यहां, ठीक है, मेंटल कोई भी वस्त्र, ऊपरी वस्त्र होता है साथियों। हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, शायद उसने कह दिया होगा कि हर मेंटल, उस लेडी का मेंटल आंचल ने लैप्स कवर कर लिया है, ओवर माई लेडीज रिस्ट, मेरी लेडी की कलाई को, टू मच, कुछ ज्यादा ही कवर कर लिया है। शायद उस आर्टिस्ट ने लेडी से कह दिया होगा, ऐसी टिप्पणी कर दिया होगा कि मैडम आपका आंचल आपकी कलाई को ज्यादा ढक रहा है। और ऐसा ट्रिवियल कमेंट भी, दैट वाज सफिशिएंट टू ब्रिंग द स्पॉट ऑफ जॉय on the lady's cheek। और या फिर paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat। या फिर साथियों, या फिर उसने शायद कह दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा, आर्टिस्ट ने क्या कमेंट कर दिया होगा कि पेंट, he might have told her that, शायद उसने कमेंट कर दिया होगा कि उसका पेंट, his paint and brush could not represent the real beauty as long as there was weak redness in her face along her throat। शायद आपके गाले की थोड़ा सा लालिमा, शायद ऐसा टिप्पणी कर दिया होगा पेंटर ने कि पेंट मस्ट नेवर होप, मेरा पेंट और ब्रश उम्मीद नहीं कर सकते, टू रिप्रोड्यूस, कि मैं आपको चित्रित करूं, द फेंट, जो थोड़ा सा धुंधला हो गया है, हाफ फ्लश, वो लालिमा, दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, जो जा करके आपके चेहरे से गले तक उतरती है, वो लालिमा थोड़ा सा वीक हो रही है, इसलिए मेरे पेंट और ब्रश इसे रियल, आपकी रियल ब्यूटी को, आपके वास्तविक सौंदर्य को चित्रित नहीं कर सकते हैं। शायद फ्रा पेंडॉल्फ ने, उस आर्टिस्ट ने ऐसा कह दिया होगा।
and that was sufficient to bring the spot of joy on my lady's face. Such stuff. देखिएगा, कहता है सच स्टफ, उफ, टोन ऑफ कंटेम्प्ट, टोन ऑफ कंटेम्प्ट। फ्रापेंडाल्फ पेंटिंग बना रहा है इसकी लेडी की, और उसने कमेंट कर दिया, मैडम आपकी कलाई ज्यादा ढक गई है आंचल से। कहता सच स्टफ, ऐसी बातें, दिस इज द नोट ऑफ कंटेम्प्ट, ड्यूक का नोट ऑफ कंटेम्प्ट, नोट करिए इस बात। सच स्टफ, ऐसी ऐसी बातें, वाज कर्टसी, वाज कर्टसी, ऐसी स्टफ मीन्स साथियों रिमार्क्स, स्टफ का मतलब है यहां रिमार्क, ऐसी ऐसी टिप्पणियां क्या थी, सच ट्रिवियल कॉम्प्लीमेंट्स, ऐसी तुच्छ कॉम्प्लीमेंट्स वर टेकन सीरियसली एज साइन ऑफ रिगार्ड बाय द डचेस, डचेस के द्वारा ऐसी ऐसी टिप्पणियों को कॉम्प्लीमेंट समझ लिया जाता था, बड़ा सम्मान मान लिया जाता था, रिगार्ड मान लिया जाता था लेडी के द्वारा बाय द डचेस, एंड वर सफिशिएंट टू ब्रिंग ए ब्लश ऑफ हैप्पीनेस ऑन हर चीक, और उसके गालों पर लालिमा आने के लिए ऐसे ऐसे स्टफ, ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स पर्याप्त होते थे। सो सच स्टफ, ऐसी ऐसे रिमार्क्स, ऐसी ऐसी टिप्पणी, वाज कर्टसी, शिष्टाचार समझ लेती थी उसको, उसको वो बहुत ही आदर समझ लेती थी, कॉम्प्लीमेंट समझ लेती थी। सी थॉट एंड काज इनफ, और कारण, पर्याप्त कारण हो जाता था, फॉर कॉलिंग अप, कॉलिंग अप का मतलब ब्रिंगिंग अप, लाने के लिए, क्या, दैट स्पॉट ऑफ जॉय, वो स्पॉट ऑफ जॉय लेडी के चेहरे पर लाने के लिए पर्याप्त हो जाता था। देयर इज अ नोट ऑफ कंटेम्प्ट, शी हैड ए हार्ट, उसका दिल ही ऐसा था। He had, how shall I say, अब कैसे बताएं आपको, कैसे कह रहा है उसको, दिस इज द मोनोलॉग स्टाइल, यही तो ब्राउनिंग की खूबसूरती है साथियों। एकदम ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल सामने खड़ा है, कैसे कहें आपको, कैसी थी वो। हाउ शैल आई से, अब मैं कैसे कहूं, द फ्रेज रिफ्लेक्ट्स, ये जो फ्रेज है ना, रिफ्लेक्ट करता है क्या, द थॉट प्रोसेस इन द ड्यूक्स माइंड, ड्यूक के दिमाग के थॉट प्रोसेस को बताता है। एज ही पाजेस टू फाइंड द करेक्ट वर्ड, वो करेक्ट वर्ड चुनने के लिए पाज करता है, उसका दिल ही ऐसा था। अब कैसे कहें, थॉट प्रोसेस रुक रहा है, पॉज ले रहा है, शब्द ढूंढ रहा है, कैसे बताऊं कि कैसी थी वो। हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड, इतनी जल्दी से खुश हो जाती थी, इतनी आराम से खुश हो जाती थी वो, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती थी वो। टू इजिली इम्प्रेस्ड, इतनी जल्दी प्रभावित हो जाती थी। शी वॉज इम्प्रेस्ड विथ सच ट्रिवियल रिमार्क्स, ऐसी ऐसी छोटी छोटी तुच्छ रिमार्क्स से, कॉम्प्लीमेंट से, टिप्पणियों से वो प्रभावित हो जाती थी। एंड दे वर इनफ टू कॉल द स्पॉट ऑफ जॉय ऑन हर फेस। शी लाइक्ड, उसे पसंद था। वॉट एवर शी लुक्ड, जो भी देखती थी वही पसंद था उसको। शी लुक्ड ऑन, जो भी देख लेती थी वही चीज उसको पसंद आ जाती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी नजरें वेंट एवरीवेयर, हर जगह जाती थी। ड्यूक सोचता था कि बस नजरें मेरे ऊपर ही रहें और कहीं न जाएं, ठीक है। लेकिन द डचेस वाज सो सिंपल, सो माइल्ड, सो मीक, दैट शी ऑलवेज रिस्पॉन्डेड ईच एंड एवरीथिंग विद स्माइल, क्योंकि वो हमेशा प्रत्येक चीज को स्माइल दे करके रिस्पॉन्ड करती थी। ये उसकी सजनता थी, उसका जेंटलनेस था। इसका कैरेक्टर भी पूरी तरह से सामने आता है।
ठीक है। और ड्यूक का कैरेक्टर भी सामने आता है, वो अपनी बातों से ही सारा का सारा अपना कैरेक्टर क्या है उसका वो बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। सर इट वॉज ऑल वन, सर इट वॉज ऑल वन मीन्स एवरीथिंग हैड द सेम वैल्यू फॉर हर, सारी चीजों के लिए वो इक्वल वैल्यू ही देती थी, उसकी नजरों में सारी चीजों की इक्वल वैल्यू थी। शी हैड नो आइडिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का अंतर करने का कोई भी भाव उसके मन में नहीं रहता था। सारी की सारी चीजें, किन चीजों के लिए साथियों? माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, कहता है ड्यूक माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, सम रॉयल ऑर्नामेंट, उसने कोई शाही आभूषण दिया उसको गिफ्ट के तौर पर, ठीक है। उसका जो है वो शाही आभूषण था गिवन बाय द ड्यूक फॉर हर ब्रेस्ट, उसके ब्रेस्ट, उसको लिटरल मीनिंग में मत लीजिए, लिटररी मीनिंग में लीजिए, ठीक है। एक कोई शाही आभूषण उसको उसने दिया, और द नेम ऑफ द ड्यूक इज 900 ओल्ड, उसका 900 साल पुराना उसका खानदान का नाम, ठीक है। उसको उसने, तो माई फेवर एट हर ब्रेस्ट द रॉयल ऑर्नामेंट गिवन बाई द ड्यूक फॉर हर ब्रेस्ट, फॉर हर यू कैन से फॉर हर नेक, उसकी गर्दन के लिए कोई शाही आभूषण हो। या फिर साथियों द ड्रॉपिंग ऑफ डे लाइट इन द वेस्ट, पश्चिम में सूरज का ढलना हो, पश्चिम में सूर्यास्त का जो सीनरी हो, सीन हो, दृश्य हो, चाहे वो हो। द बाउज ऑफ चेरीज, चेरी के फल का गुच्छा लाना हो, ठीक है, चेरी के फलों का कोई गुच्छा ले आए, कौन? सम ऑफिसर्स फूल, कोई यानी सर्वेंट दैट इज गिविंग अनवांटेड सर्विस, कोई ऐसा बेवकूफ आदमी नौकर जो अनवांटेड सर्विस ले आए, मैडम ये आपके लिए ले आया है ना, बिना मैडम के मांगे ही, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, तो चाहे 900 साल पुराना मेरा खानदानी कोई उपहार हो, मेरा हार हो, मेरा आभूषण हो दिया गया उसको, या फिर पश्चिम में सूर्य का ढलना हो, उसका सीनरी हो, उसका दृश्य हो, या फिर किसी बेवकूफ़ आदमी के द्वारा, किसी नौकर के द्वारा लाया गया कोई चेरी के फलों का गुच्छा हो। ब्रोक, जो तोड़ा गया था, इन द ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड है साथियों इसलिए, अगर गार्डन होता तो फूल, और ऑर्चर्ड है तो फलों का बगीचा, तो ऑर्चर्ड से तोड़कर लाया गया, फॉर हर, उसके लिए, कोई बेवकूफ़ आदमी, कोई नौकर उसके लिए ले आए, मैडम ये लीजिए। द व्हाइट म्यूल, और चाहे व्हाइट म्यूल्स, म्यूल खच्चर, घोड़े और गधे का क्रॉस होता है खच्चर साथियों, म्यूल, ठीक है, ना पूरी तरह घोड़ा हॉर्स है, ना फिर वो डंकी है, गधा है, ऐश है, बल्कि म्यूल खच्चर। तो व्हाइट वो और तेज होता है ना, वो और तगड़ा होता है, मतलब उसको लादने की क्षमता उसमें और ज्यादा होती है। द व्हाइट म्यूल, या फिर सफेद घोड़े पर, शी रोड, वो उसका सवारी करना हो, विद अराउंड द टेरेस, टेरेस आगे उसके महल के आगे, और थोड़ा इलेवेटेड लैंड जो उभरी हुई जमीन है वो आप टेरेस यहाँ पर कह सकते हैं। तो व्हाइट म्यूल, सफेद घोड़े पर, सफेद खच्चर पर उसका सवारी करना हो, ठीक है, टेरेस पर घूमना हो, ये सारी की सारी बातें, ऑल दीज थिंग्स हैड इक्वल वैल्यू इन हर आइज, उसकी नजरों में इन सारी की सारी चीजों की इक्वल वैल्यू थी। ऑल एंड ईच, ये सारी की सारी चीजें वुड ड्रा फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, यानी सारी की सारी चीजें अप्रूविंग स्पीच, वर्ड्स ऑफ थैंक्स एंड एप्रिसिएशन, वर्ड्स ऑफ थैंक्स एंड एप्रिसिएशन, वो सारी चीजों को ही कैसे रिस्पॉन्ड करती थी? विथ थैंक्स ऑफ एप्रिसिएशन, थैंक्स के साथ, धन्यवाद के साथ, और एप्रिसिएशन के साथ ही वो रिस्पॉन्ड करती थी। उतनी ही शिद्दत के साथ वो मुझे भी रिस्पॉन्ड किया उसने, जब मैंने 900 साल पुराना अपना खानदानी हार दिया, किसी बेवकूफ़ ने चेरी का गुच्छा दिया, उसको भी उतना ही स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड किया, किसी बेवकूफ़ आदमी ने, किसी नौकर ने उसको आगे आगे लगाम पकड़ करके घोड़े पर, खच्चर पर घुमा दिया टेरेस में, उसको भी उतनी ही स्माइल, उसको भी उतनी ही रिस्पॉन्स, वही सेम स्पॉट ऑफ जॉय के साथ, स्माइल के साथ, थैंक्स एंड अप्रिसिएशन के साथ। और चाहे वो ये सारी की सारी चीजें would draw from her alike, she gave equal value to each and everything with the same words of thanks and appreciation, वही शब्दों के साथ, थैंक्स और अप्रिसिएशन के साथ,
और ब्लस, या वही लाज की लालिमा के साथ, वही मुस्कुराहट के साथ, वही स्पॉट ऑफ जॉय के साथ, एट लीस्ट, कम से कम। चलो जी कहता है एट लीस्ट ठीक है, कम से कम। सी थैंक्ड, चलो सी थैंक्ड मैन, वो धन्यवाद तो देती थी, चलो इतनी तो कम से कम सेंस था उसमें, वो धन्यवाद तो दे देती थी। गुड एक्सक्लेमेशन, ठीक है ठीक है, धन्यवाद दे देती थी। बट थैंक्ड, लेकिन धन्यवाद देती थी। आगे कहता है सम हाउ, खैर चलो किसी तरह धन्यवाद तो दे देती थी। आई नो, मुझे पता है, एज इफ सी रैंक्ड, लेकिन एज इफ, फिर ड्यूक सोचता है एज इफ, मानो कि सी रैंक्ड, रैंक्ड माने प्लेस्ड, कंसीडर्ड ऑन द सेम लेवल। सी रैंक्ड, रैंक का मतलब सी प्लेस्ड, वो रख देती थी, उसने प्लेस किया, उसने तवज्जो दिया, ऑन द इक्वल लेवल, सी पुट्स ईच एंड एवरीथिंग ऑन द सेम लेवल, शी गेव वैल्यू टू ईच एंड एवरीथिंग एलाइक, एक साथ उसी तरह से उसने सारी चीजों को एक ही तराजू में तौल दिया। माई गिफ्ट ऑफ ए 900 years old नेम, द ड्यूक्स प्राइड इज रिफ्लेक्टेड हियर, ड्यूक का प्राइड यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है साथियों। क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? ही इज टू प्राउड ऑफ हिज ओल्ड फैमिली नेम, वो अपने ओल्ड फैमिली नेम के लिए बहुत प्राउड है, उसको बहुत गर्व है, ठीक है। एंड ही इज कॉन्शियस ऑफ हैविंग डन हिज वाइफ ए ग्रेट फेवर बाई मैरिंग हर, उससे शादी करके उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा फेवर कर दिया है इसके ऊपर, इस लड़की को अपनी पत्नी बना करके मैंने इसे अपना 900 साल पुराना खानदानी नाम दिया, मिसेस फलाने, ठीक है। और इसलिए मैंने, एंड दैट इज वाई शी शुड बी हाईली थैंकफुल टू मी स्पेशली, और इसलिए उसे शी आर्ट टू फील स्पेशली ग्रेटिफाइड, इसलिए उसको बड़ा ग्रेटिफाइड होना चाहिए मेरे लिए, बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए मेरा, मैंने 900 साल पुराना अपना खानदानी नाम इसको दिया। विद एनीबडीज गिफ्ट, तो मेरे 900 साल पुराने खानदानी नाम को उसने भला किसी दूसरे के साथ उतनी तवज्जो कैसे दे दिया, कैसे उसे इक्वल वैल्यू दिया उसने, चाहे वो खच्चर पर टहलना हो या 900 साल पुराना ये मेरा खानदानी हार हो, चाहे चेरी का गुच्छा किसी बेवकूफ के द्वारा लाया गया हो, सी गेव इक्वल वैल्यू टू ईच एंड एवरीथिंग। सो ड्यूक्स प्राइड इज क्वाइट इन एविडेंस, यहां पर ड्यूक का प्राइड पूरी तरह से झलकता है साथियों। विद एनीबडीज गिफ्ट, हाँ, तो समहाउ आई नो एज इफ शी रैंक्ड, मानो कि वो रैंक कर दिया, उसने रख दिया क्या, माई गिफ्ट ऑफ 900 years old नेम, 900 साल पुराने मेरे शाही नाम को उसने रख दिया, साथ में विद एनीबडीज गिफ्ट, किसी के गिफ्ट के साथ, सी गेव इक्वल वैल्यू टू ईच एंड एवरीथिंग। हु वुड स्टूप टू ब्लेम, अब कौन शिकायत करे, अब कौन शिकायत करे। द ड्यूक कंसीडर्स इट बिलो हिज डिग्निटी टू कंप्लेन फॉर सच ट्रिवियल थिंग्स, ऐसे तुच्छ मीन चीजों के लिए देखो शिकायत कर भी रहा है, शिकायत कर भी रहा है और कह रहा है अब हु वुड स्टूप टू ब्लेम, कौन शिकायत करे। साहब खुद को देखते हैं आईने में वो, खुद को देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो, गजब है भाई। हा? शिकायत कर भी रहा है और कह रहा कौन शिकायत करे, वाह क्या बात है। दिस इज द स्टाइल ऑफ मोनोलॉग, यही तो स्टाइल है मोनोलॉग की खूबसूरती है। Who would stoop to blame, अब कौन शिकायत करे। This sort of trifling, this kind of trifling, trifling माने mean things, ऐसी तुच्छ चीजों की कौन शिकायत करेगा भला। वो अपने डिग्निटी के खिलाफ समझ रहा है इन छोटी छोटी चीजों की शिकायत करना। Even had you skill, अब कहता है भैया अब आपके पास अगर स्किल हो इन स्पीच, स्पीच में, इफ यू आर इलोक्वेंट इनफ, अगर आप अब इतने इलोक्वेंट हो, अब आप में अगर इतनी वाक्पटुता हो, तब आप बताएं, तब आप अपनी बात सामने वाले को बताएं कि भैया देखो आपकी ये चीज मुझे हर्ट कर रही है, आपकी इस चीज से मुझे शिकायत है, आप यहां पर क्रॉस लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, इतनी वाक्पटुता मुझ में है नहीं। सो इवन हैड यू स्किल, अब आपके अंदर अगर स्किल हो इन स्पीच, स्पीच में,
विच आई हैव नॉट, जो मेरे पास है नहीं। टू मेक योर विल, कि आप अपनी इच्छा को बता दें। क्वाइट क्लियर, पूरी तरह से स्पष्ट कर दें। टू सच एन वन, ऐसे एक व्यक्ति के लिए। तो द ड्यूक कंसीडर्स इट टू बी बीनीथ हिज डिग्निटी टू क्रिटिसाइज एंड करेक्ट द डचेस फुलिश बिहेवियर of showing such fervent gratitude to all and sundry, सबके लिए वही एटीट्यूड दिखाए। अब ऐसे तुच्छ कामों के लिए अगर मेरे पास इलोक्वेंस हो, ऐसे चाइल्डिश बिहेवियर के लिए शिकायत करने के लिए मेरे पास क्षमता होती, वाक्पटुता होती, तो मैं शिकायत कर देता। किसे? टू सच एन वन। टू सच एन वन माने सच ए चाइल्डिश एंड फ्रीवलस पर्सन एज द डचेस, डचेस जैसी चाइल्डिश, बचकानी और फ्रीवलस, तुच्छ व्यक्ति की तरह। एंड से, और तब मैं कहता क्या? जस्ट दिस और दैट, कि आपकी ये बात या फिर वो बात, इन यू, आपके अंदर, डिसगस्ट मी, मुझे परेशान कर रही है। हियर यू मिस, यहां पर आप मिस कर रहे हैं। और देयर एक्सीड द मार्क, एक्सीड, क्रॉस द लिमिट, यहां पर आप लिमिट को, सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। यह बहुत हो गया। आप अगर वाक्पटुता होती, जो मेरे पास है नहीं, तो मैं उससे बताता, लेकिन मैं इतना वाक्पटु तो हूं नहीं। आई एम नॉट सो इलोक्वेंट। एंड इफ सी लेट, अच्छा चलो, इफ सी लेट, अगर मान भी ले, इफ सी लेट, देखिए चेरी का गुच्छा बना हुआ है साथियों। एंड इफ सी लेट, और अगर मान भी लो, लेट मतलब अलाउड, अगर वो अलाउ मान भी लेती, अगर मान भी ले मतलब सुन भी लेती, अगर वो अलाउड हर सेल्फ बी लेसन्ड, सो लेसन्ड मतलब इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड, अगर वो खुद को ऐसा निर्देशित कर भी देती, सुन भी लेती अगर मेरी, नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, तो फिर वो नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, शी डिड नॉट फ्रैंकली एग्री, तो वो फ्रैंकली एग्री भी न करती, आपकी बातों से सहमति न रहती, विद योर सजेशंस एंड एक्सप्रेस्ड हर ओन ओपिनियन अगेंस्ट योर्स, और वो आपकी बातों के विरुद्ध वो अपना ओपिनियन जरूर डालती। तो एंड इफ सी लेट, मान लो अगर वो सुन भी लेती, हर सेल्फ बी लेसन्ड, सो इफ सी हैड इंस्ट्रक्टेड इन दिस वे, देन इवन देन नॉर प्लेनली सेट हर विट्स, तो अपना दिमाग वो टू योर्स, आपके खिलाफ वो ना, आपसे सहमत ना हो पाती, तो वो सहमत भी ना हो पाती। अगर सुन भी लेती तो वो सहमत ना होती। इफ सी हैड इंस्ट्रक्टेड, इवन देन, इसके बावजूद भी, सी डिड नॉट फ्रैंकली एग्री टू योर एडवाइस एंड सजेशंस, आपके एडवाइस और सजेशन से वो एग्री न कर पाती। एंड शी वुड हैव एक्सप्रेस्ड हर ओन ओपिनियन अगेंस्ट योर थॉट्स। फॉरसूथ, एट वंस, तुरंत ही वो ऐसा कर जाती। एंड मेड एक्सक्यूज, और फिर वो बहाने बनाती, तमाम सारे बहाने करती, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तमाम सारी बातें, ठीक है। तो इस तरह से वो एक्सक्यूज करती। इवन देन, तो भी तो, ड्यूक का कैसे हॉटी एटीट्यूड है, तब भी कितना डिग्निटी के लिए परेशान है अपने, तब भी, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, तब भी तो वहां, सम स्टूपिंग मीन्स लॉस ऑफ डिग्निटी, तो भी भैया मेरे सम्मान को ठेस तो पहुंचती ही, तो भी मेरे सम्मान को ठेस पहुंचती। एंड आई चूज, और मैंने चुना क्या? नेवर टू स्टूप, नेवर टू स्टूप, ड्यूक्स टोन ऑफ अनकंप्रोमाइजिंग एरोगेंस, ड्यूक का अनकंप्रोमाइजिंग एरोगेंस झलकता है, उसका प्राइड झलक रहा है इन लाइंस में। साला झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, ये ड्यूक झुकेगा नहीं, झुकना नहीं सीखा इसने। इलास्टिसिटी नहीं है ड्यूक के कैरेक्टर में, सपलनेस नहीं है साथियों, लचीलापन नहीं है इसके दृष्टिकोण में, इसकी पर्सनालिटी में। कहता है तो भी अगर मान भी लेती और सहमत न होती और बहाने करती, अपने एक्सक्यूज देती, तो भी तो लॉस ऑफ डिग्निटी था।
तो भी मेरे सम्मान को ठेस पहुंचती और मैंने झुकना नहीं सीखा। कौन सी फिल्म है? खैर, तो ड्यूक का अनकंप्रोमाइजिंग एरोगेंस झलकता है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप इसका आनंद ले रहे होंगे कविता का। ठीक है, इसको परीक्षा के हिसाब से मत नहीं, लिटरेचर के हिसाब से पढ़िए, परीक्षा के हिसाब से अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है। ओ सर सी स्माइल्ड, कहता है ओ सर सी स्माइल्ड, श्रीमान जी हाँ वो मुस्कुराती थी, वो मुस्कुराती थी, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। वेयर एवर आई पास्ड हर, जब कभी भी मैं उसके सामने से गुजरता था वो मुस्कुराती थी। बट लेकिन हु पास्ड, कौन गुजरा है, विदाउट मच द सेम स्माइल, बिना वही मुस्कुराहट पाए कौन उसके सामने से गुजर सकता था। मीन्स शी स्माइल्ड एट ईच एंड एवरीबडी हु वुड पास, हु हैपेंड टू पास बाय हर, जो कोई भी उसके सामने से गुजरता था। शी स्माइल्ड एट एवरीवन हु हैपेंड टू पास बाय हर, जस्ट एज शी स्माइल्ड एट मी, जैसा वो मुझसे मुस्कुराती थी वैसे सबसे मुस्कुराती थी। यही तो ड्यूक की दिक्कत है। दिस ग्रू, और ये बातें इतनी बढ़ गई, ये बातें इतनी बढ़ गई, आई गेव कमांड्स, इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज द ब्राउनिंग्स स्टाइल। 3 शब्दों में बहुत कुछ कह गया। आई गेव कमांड्स, आदेश दे दिया मैंने, निपटा दो इसको, बहुत हो गया। अपने लोगों को कह दिया। ब्राउनिंग की इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स देखिए, ज्यादा कुछ नहीं बोला, कह रहा आई गेव कमांड्स, आदेश दे दिया मैंने। तो ब्राउनिंग्स इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन इज क्वाइट इन एविडेंस हियर। यहां ब्राउनिंग की इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स पूरी तरह से दिखाई पड़ती है साथियों। और ये वो लाइंस हैं। और दूसरी चीज, नोट द डिक्टेटोरियल टोन ऑफ द वर्ड्स, इन शब्दों का डिक्टेटोरियल टोन देखिए, है ना, निरंकुशता है इसमें, इन शब्दों में निरंकुशता झलकती है। ब्राउनिंग हिमसेल्फ explained these lines by saying that the Duke either got her murdered, और या तो उसने उसको मर्डर करा दिया उसका अपने आदमियों से, और कन्फाइंड टू ए कॉन्वेंट, या फिर किसी कॉन्वेंट, किसी मठ में उसको कन्फाइन करा दिया, सीमित करा दिया। ब्राउनिंग ने खुद इन लाइन्स को एक्सप्लेन किया है। ब्राउनिंग हिमसेल्फ एक्सप्लेन्ड दीज लाइन्स, दीज 3 words, that either the Duke had got her murdered by his men, or he would have sent the Duchess, confined the Duchess to a monastery, or क्या कहते हैं, मोनेस्ट्री में, किसी मठ में, हाँ, या फिर किसी कॉन्वेंट में उसने उसे रख दिया। ये ऐसी लाइन्स है साथियों। Then all smiles stop together, देखिए बहुत ही खूबसूरत लाइन्स हैं, ट्रेजिक लाइन्स हैं। कहता है और तब these lines, these words, ये 5 शब्द, 1 2 3 4 5, these 5 words concentrates the tragedy of a life within 5 words। इन 5 शब्दों में जिंदगी की पूरी ट्रेजेडी की कहानी कह दिया है ब्राउनिंग ने। देयर इज ड्यूक की पर्सनालिटी, देयर इज ए कंप्लीट लैक ऑफ रिग्रेट। ड्यूक की पर्सनालिटी में कोई रिग्रेट का कोई स्थान नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। आई गेव कमांड्स एंड ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, और सारी की सारी मुस्कुराहटें खत्म हो गई। सारी की सारी मुस्कुराहटें एक बार में ही खत्म हो गई। सो
देयर सी स्टैंड्स, और ये देखिए देयर सी स्टैंड्स, यहां पर ये खड़ी है, एज इफ अलाइव, मानो कि जीवित हो, वो खड़ी हुई है यहां पर। तो इस तरह से ड्यूक का कैरेक्टर आप देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विल इट प्लीज यू राइज, अब वो इस इन्वॉय को कहता है अच्छा ठीक है, अब चलिए उठते हैं और चलिए आइए चलते हैं। विल इट प्लीज यू राइट, कृपया आप उठेंगे। वी विल मीट, हम लोग मिलेंगे। द कंपनी बिलो, नीचे कंपनी, कुछ लोग आए हुए हैं, हम लोग उनसे मिलते हैं, आइए। किनसे, किनसे मिलना है? तुम ही भर नहीं हो जो रिश्ते लेकर के आए हो। यहां तो लाइन लगी है रिश्तों की, यहां रिश्तों की लाइन लगी है। ड्यूक वांट टू सजेस्ट टू द इन्वॉय को ये दिखाना चाह रहा है, आए हुए हैं कुछ लोग नीचे, उनसे जरा मिल लेते हैं। किस लिए आए हैं? किसी और का रिश्ता लेकर के आए हैं, किसी और लड़की का, ड्यूक के लिए, ठीक है। वो ये बताना चाह रहा है, साइकोलॉजिकली इसको पढ़िए पोएम को। वे विल मीट, हम मिलेंगे। द कंपनी बिलो, नीचे कुछ लोग आए हुए हैं। देन, तब, ठीक है। आई रिपीट, साथियों जिनकी शादी नहीं हुई है, ये पोएम उनके बहुत काम की है, ठीक है, क्योंकि दहेज कैसे मांगा जाता है ब्राउनिंग आपको सिखाएगा, ठीक है। दहेज लेना गंदी बात है, ठीक है, दहेज के चक्कर में मत पड़ना वरना कुंवारे मरना पड़ेगा। आई रिपीट, मैं फिर से दोहरा दूं। द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस, म्यूनिफिसेंस का मतलब साथियों जनरॉसिटी, उदारता कि काउंट की, आपके मालिक की, काउंट जो योर मास्टर्स, आपके मालिक की, नोन विख्यात, म्यूनिफिसेंस जनरॉसिटी, उदारता जो है ना वो बहुत विख्यात है अपनी उदारता के लिए। इज एम्पल वारंट, पूरी गारंटी है, उनकी उदारता ही पूरी गारंटी है। अरे आपकी ईमानदारी ही पूरी गारंटी है ना, अक्सर लोग कह देते हैं। तो इज एम्पल वारंट, पूरी गारंटी है। दैट नो जस्ट प्रेटेंस, ये देखिए क्या खूबसूरती से दहेज मांग रहा है। दैट नो जस्ट, मेरी कोई, जस्ट मतलब राइट, मेरी कोई भी उचित मांग, प्रेटेंस यहां पर साथियों, प्रेटेंस का मतलब है डिमांड, मेरी कोई उचित डिमांड, या फिर एक्सपेक्टेशंस, मेरी जो उचित इच्छाएं हैं, मेरी जो उचित मांगे हैं, मेरी जो उचित मांगे हैं, इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रेटेंस, कि मेरी जो भी उचित प्रेटेंसेस हैं, मांगे हैं, ऑफ माइन, मेरी, फॉर डावरी, दहेज के लिए जो भी मेरी उचित मांगे होंगी, विल बी डिसअलाउड, विल नॉट बी, नो लगा हुआ है, विल नॉट बी डिसअलाउड, विल नॉट बी रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट नहीं की जाएंगी। यानी आपके मालिक की उदारता पर्याप्त इस बात की गारंटी है कि जो भी उचित मांगे होंगी मेरी दहेज संबंधी, वो डिसअलाउ नहीं की जाएंगी, उनको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। दो हिज फेयर डाटर, हालांकि ना मैं दहेज वहेज नहीं लेता हूं, मेरा तो पूरा ऑब्जेक्टिव है कि हिज फेयर डाटर सेल्फ, उनकी लड़की फेयर, उनकी खूबसूरत लड़की अपने आप में ही दहेज है। एज आई अबाउट, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, ऐसा नहीं है दहेज वहेज नहीं चाहिए, लेकिन कुछ उचित मांगे हैं वो ठुकराई नहीं जाएंगी। हालांकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, आपके मालिक की पुत्री, सुंदर पुत्री ही मेरा क्या है, एट स्टार्टिंग शुरू में ही बताया था, इज माई ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट है। कौन? आपके मालिक की सुंदर पुत्री ही, उससे शादी करना ही मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा उद्देश्य है। अब दोनों चल दिए साथियों, ठीक है। सीढ़ी से अब उतरने लगे, लेकिन शायद वो इन्वॉय दूसरे रास्ते से जाने लगा, लेकिन वो कहता नहीं, अरे नहीं,
ड्रामेटिक स्टाइल, अपने आप पता चल रहा है कि क्या हो गया। ने नो 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 नो, नहीं नहीं इधर नहीं, वी विल गो टुगेदर डाउन, अरे नहीं नहीं भाई हम लोग साथ चलते हैं, साथ चलते हैं हम लोग, दहेज का सवाल है। वी विल गो डाउन टुगेदर सर, श्रीमान जी हम लोग साथ साथ चलेंगे, ठीक है हम लोग साथ साथ चलेंगे। सर अब चल दिए साथ साथ, साथ साथ चल दिए। स्टेयर केस के बगल में एक मूर्ति रखी हुई है साथियों, मूर्ति रखी हुई है, जरा देखिएगा। नोटिस श्रीमान जी, देखिए देखिए नेपच्यून साथियों, देखिए नेपच्यून, ये है कौन, नेपच्यून। हु इज नेपच्यून साथियों, समुद्री देवता है ये, ठीक है। हाफ फिश हाफ मैन, आधे आदमी आधे, सो नेपच्यून। नोटिस नेपच्यून, जरा नेपच्यून को देखिए। दो, हालांकि टेमिंग ए सी हॉर्स, देखिए साइकोलॉजिकल पॉइंट साथियों, टेमिंग ए सी हॉर्स, कैसे समुद्री घोड़े को टेम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहा है ये। ऐसे ही मैं कंट्रोल करता हूं पत्नियों को। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द ड्यूक। टेमिंग ए सी हॉर्स, कैसे ये सी हॉर्स को, इस समुद्री घोड़े को टेम कर रहा है, जरा देखिए कैसे ये नेपच्यून इस समुद्री घोड़े को टेम कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। थॉट ए रेयरिटी, दिस पीस ऑफ आर्ट इज थॉट ए रेयरिटी, इज अ रेयर पीस ऑफ आर्ट। ये कला का एक अद्भुत नमूना है। बेटे तू कला का नमूना नहीं दिखा रहा है, तू दिखा रहा है कि मैं कैसे लोगों को कंट्रोल करता हूं, हाउ आई डोमिनेट अदर्स, कैसे मैं दूसरों को डोमिनेट करता हूं। विच, जो कि क्लॉज ऑफ इंसब्रक, ये थोड़ा सा इंसब्रॉक लिखा हो, इंसब्रक है शायद यहाँ, ठीक है। विच क्लॉज ऑफ इंसब्रक, जो क्लॉज ऑफ इंसब्रक ने इंटेंशनली ही डेरिबलेटली मेंशंस ए ग्रेट आर्टिस्ट, द नेम ऑफ इमेजिनरी ग्रेट आर्टिस्ट, वो दिखाना चाह रहा है ये भी चीजें मेरे पास हैं। एंड ही इज जस्ट शोइंग दैट ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन द आर्ट, वो कला में कितना रुचि लेता है, वो ये भी दिखाना चाहता है। विच क्लॉज ऑफ इंसब्रक, जो क्लॉज ऑफ इंसब्रक ने इन ब्रॉन्जे कास्ट, हाँ ढाला है, इन ब्रॉन्ज कांस्य में, फॉर मी मेरे लिए ढाला है। सो नोट द टोन ऑफ प्राइड इन पोजेशन, प्राइड इन पोजेशन को नोट करिए इस लाइंस में, ड्यूक का ये कैरेक्टर है साथियों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं, हाँ बस इतनी ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूं साथियों ये पोएम आपको पसंद आई होगी, और इस पोएम को लेकर के जो भी चीज़ें रही होंगी, अगर आपके दिमाग में कोई संदेह, कोई डाउट रहा होगा तो वो क्लियर हो गया होगा, और इस पोएम को आपने साथियों बहुत ही एंजॉय किया होगा, ठीक है। और इसको आप लिखने का प्रयास करिए एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। इसको एक समराइज करने का प्रयास करिए, और ये कई एग्ज़ाम्स में है मेरे ख्याल से, ब्राउनिंग कई सारे एग्ज़ाम्स में आपके आते हैं, EMRS में भी शायद है ये, ठीक है, PGT में भी है, लेक्चरशिप में भी है, और LT ग्रेड में तो है ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आपको पसंद आई होगी, ठीक है। ऐसे ही वीडियो से को देखने के लिए आप देखते रहिए मुझे, और फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नई चीज़ लेकर के साथियों। तब तक लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।